हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मार्क एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को अगर हमें अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से समझना है, तो हमें कुछ बातों को डिस्कस करना पड़ेगा बच्चों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी इवेंट की जिसने इस वर्ड को जन्म दिया, जिसने इस वर्ड को पक्का किया। उस इवेंट का नाम है फॉलिंग ऑफ एप्पल। सब लोग जानते हैं इस घटना को, सब लोग जानते हैं इस घटना को। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं काश वो एप्पल ना गिरा होता, ना ये नया चैप्टर बना होता। कुछ बच्चे कहते हैं अरे यार वो एप्पल गिरा तो गिरा, उसका सर पे गिरा होता, उसका सर ही फट गया होता। मतलब चलो वो तो बच्चे मजाक में कहते हैं, इस बात तो हम भी समझते हैं। तो बच्चों, एप्पल धरती की तरफ क्यों गिरता है, जमीन पे एप्पल क्यों गिरा? न्यूटन के का ध्यान उस एप्पल के गिरने पर क्यों गया, है ना। ये सब जैसे न्यूटन सोच रहे थे, हमें भी वैसे ही सोचना है अगर उस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करना है तो। ठीक है, इस बात को समझते हैं, सोचते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन यह है बच्चों कि भाई एप्पल की बात तो चलो ठीक है, इसे सोचेंगे। ये जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है भाई, है ना। या जो प्लैनेट्स हैं वो मून सन के चारों ओर क्यों घूमते हैं, किस कारण से घूमते हैं, क्या इनके पीछे कौन सा फोर्स है। इससे पहले हमने फोर्स का चैप्टर 9 किया हुआ है ना बच्चों। उससे पहले मोशन देखा था, मोशन का कॉज फोर्स था, ठीक है ना। तो ये फोर्स का समझ लो सेकेंड पार्ट है, क्योंकि ग्रेविटेशन भी अपने आप में बच्चों एक फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन भी एक फोर्स है। अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए एप्पल अर्थ की तरफ गिरता है। अर्थ मून के अपनी तरफ पुल करती है, इसलिए मून अर्थ के चारों ओर घूमता है। सन प्लैनेट्स को अपने ओर खींचता है, इसलिए प्लैनेट सन के अराउंड डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो बच्चों, ये एप्पल में कोई फोर्स लग रहा है, मून पर कोई फोर्स लग रहा है, या प्लैनेट्स पे कोई फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स कोई और नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है बच्चों। अब आप कहोगे कि एप्पल धरती पे गिर रहा है तो भैया एप्पल पे फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन ने एक थर्ड लॉ भी बताया था कि एवरी एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो एप्पल को भी अर्थ को पुल करना चाहिए, अर्थ भी एप्पल की तरफ आना चाहिए। बात तो आपकी ठीक ही है, पर मेरे भाई एक बात और आपको ध्यान देना होगा। एप्पल का मास कितना कम है अगर हम कंपेयर करें अर्थ से। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अगर उसमें एक्सेलरेशन अगर थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल के अराउंड क्रिएट होगा भी तो उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए एप्पल तो अर्थ की तरफ गिरता हुआ दिखता है, पर अर्थ जो है एप्पल की तरफ खिंचती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि वो मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है अर्थ में वो नियरली नेग्लिजिबल होता है। जी हाँ, हम स्क्रीन पर इन्हीं दोनों प्रश्नों की बात कर रहे हैं। वाई एप्पल फॉल्स टुवर्ड अर्थ, एप्पल जो है धरती की तरफ क्यों गिरता है। डज अर्थ ऑल्सो फॉल्स टुवर्ड द एप्पल, क्या अर्थ भी एप्पल की तरफ खिंचती है, गिरती है। तो आंसर तो यस होगा, दूसरे प्रश्न का आंसर यस होगा, पर वो जो एक्सेलरेशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है ना, नेग्लिजिबल होता है, बहुत 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 छोटा एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन छोटा क्यों होता है, देखो F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, आपने 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर आप ए की बात करेंगे क्या होगा, F अपॉन एम। तो ये मास अर्थ का बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है ना। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन उसका बहुत छोटा हो जाएगा, नियरली नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए अर्थ जो है एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती हुई, एक्सेलरेट होती हुई महसूस नहीं होती है बच्चों, ठीक है। और एप्पल अर्थ की तरफ गिरता है। क्या यार, हमने भी एप्पल और अर्थ लगा रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अरे ये कहां आ गए हम लोग बच्चों, इस पे तो लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। जे का होता है बच्चों
अभी अगला सवाल तो ये भी आ सकता है आपके दिमाग में, ये एप्पल अर्थ से सेंट्रीपिटल फोर्स में कहां पहुंच गए? तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंटर से लगने वाला फोर्स। कहां से? सेंटर से, ठीक है ना। तो मान लो यार मजबूरन मुझे फिर से अर्थ पे आना पड़ रहा है, वैसे हम लोग अर्थ पे ही खड़े हैं, ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है। तो मून इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है ना बच्चों। तो ये मून इसके जो चारों ओर रिवॉल्व करता है, ये सेंटर से, अर्थ एक सेंटर हो गया, इसके सेंटर पे इस पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा हुआ। तो सेंटर सीकिंग फोर्स को कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर से जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, भाई साहब ये है, ये एक रस्सी ले लिया इन्होंने, उसे पत्थर बांध लिया, अब ये इसको घुमाने लगे। तो ये जो हाथ से पत्थर को घुमाएंगे ना, वो भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि सेंटर से, इनके हाथों से, हाथ इनका सेंटर होगा, और सेंटर जो फोर्स लगाएंगे उस पत्थर घुमाने के लिए, तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही है बच्चों। तो ये बात क्लियर हो गई, लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, क्लियर है। ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है। अभी हम आएंगे उस लॉ पर जिसका आप इंतजार कर रहे हो बेसब्री से। लो आपका इंतजार खत्म किया, हम आगे अपने मेन टॉपिक पर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? चाहो तो ऑडियो को पॉज करके रीड कर लो, नहीं तो मैं तो समझा रहा ही हूं आपको। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। का मतलब समझे? मतलब समझे कि नहीं? चलो हम समझा देते हैं, अगर नहीं समझे और समझे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का हर वस्तु, यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचता है ना। यानी हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, चाहे छोटे से छोटा पत्थर हो, बड़ा से बड़ा पहाड़ हो, हम दो इंसान हो, है ना, कुछ भी हो, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, और वो फोर्स उनके जो मास होते हैं उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी ज्यादा मास ज्यादा फोर्स, कम मास होगा तो कम फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में। अब जैसे आप खुद सोचो, अर्थ और मून के बीच में इतना बड़ा फोर्स लग रहा है कि मून को अपने चारों घुमा रहा है वो अर्थ। सन प्लेनेट के बीच में इतना मजबूत फोर्स लग रहा है, इतना बड़ा फोर्स लग रहा है कि प्लेनेट उसके चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो वो जो फोर्स लग रहा है ना, वो यहां पर डिस्कस किया जा रहा है कि उसका जो वैल्यू है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, मास कम होगा तो उनका प्रोडक्ट भी कम होगा, इसलिए फोर्स भी कम हो जाएगा। लेकिन उनका डिस्टेंस अगर कम हुआ तो फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतने उनके बीच में जो फोर्स है वो कम होता जाएगा, ठीक है। वो भी स्क्वायर में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। मतलब अगर डिस्टेंस उनके बीच में 2 गुना हुआ है तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। यानी डिस्टेंस अगर हाफ होगा तो फोर्स डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2 गुना, सॉरी 4 गुना बढ़ जाएगा, माफ करिए 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मास बढ़ेगा तो उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। अगर मास 2 गुना हो गया दोनों ऑब्जेक्ट का तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अगर 2 गुना हो गया फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो फोर्स जो है 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सब मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं इस बात को। चलिए अभी जब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको बताएंगे, जब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बार अच्छे समझ लो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की हर वस्तु दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट, एवरी अदर ऑब्जेक्ट हर दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से जो प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहां पे मैं डायरेक्टली वर्ड लिखना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अब इसे मैथमेटिकली भी कर लेते हैं, वो हाफ और 4 टाइम्स कैसे होता है। देखो बच्चों, यहां पर 2 ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। एक ये है ऑब्जेक्ट, आप समझोगे बॉल जैसा है, चलो बॉल ही मान लो, कुछ भी मान लो। यहां इनका ये सेंटर हो गया, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लो, इनके सेंटर का डिस्टेंस d है, ठीक है। इनका मास m1 है, इनका मास m2 है। तो भैया ये लॉ कहता है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे भैया तो ये हो जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। और आपको पता है जब भी कभी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ ही जाती है। तो यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल लेटर में g से दिखाते हैं। F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ये जो फोर्स है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हो। फोर्स जानते हो, मास डिस्टेंस जानते हो। ये नया वर्ड का आ गया भैया, ये नई चीज का आ गई। अब इसके बारे में भी जान लो, इन भाई साहब की वैल्यू क्या है, इनका यूनिट क्या है, इस बारे में भी जान लो। आओ बच्चों अब हम जान लेते हैं जी के बारे में। ये हमारे जो नए नए अभी मेहमान आए हैं, ये कैपिटल लेटर में जी है, इन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इनकी वैल्यू जो होती है यानी जी की जो वैल्यू है बच्चों वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमने यूनिट तो पहले ही बता दिया, हम तो यूनिट निकालने की सोच रहे थे बच्चों, चलो कोई बात नहीं, अब यूनिट निकाल देते हैं। अब कौन सी क्या कहते हैं, भैंस खेत चर गई, ऐसे कुछ कहावत है। तो F इज इक्वल टू जी m और ये छोटा m बड़ा m अपॉन में मान लो d स्क्वायर होता है, ये होता है ना फोर्स निकालने का। तो इन भाई साहब को अलग कर लो, इनको इनके साथ भेज दो। चलो भाई F d स्क्वायर के साथ चला गया प्रोडक्ट में, इनको इधर नीचे ले आओ, m और m बराबर g। अभी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हुआ, डिस्टेंस का मीटर होता है तो मीटर का स्क्वायर हो गया। और ये पर लगाया तो पर लगा दो, और ये मास का केजी और इस मास का भी केजी, तो ये केजी का स्क्वायर हो गया। तो ये यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो गई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हो गई, बड़े जी की वैल्यू हो गई बच्चों, और यूनिट हो गई सॉरी। और बड़े जी की वैल्यू आपके सामने है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है जिसे हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे आप कह रहे होगे मैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स पे वापस क्यों ले आया। भाई मैं वापस ले आया आपको ये बताने के लिए कि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, एक्चुअल में ये सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सेंटर से लग रहा है। अगर ये फोर्स ना लगे ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का ये ऑर्बिट है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो ये अर्थ ऐसे सीधा निकल जाएगा। मून अगर है तो मून, यानी ये लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसे टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को टच करता हुआ एक लाइन होता है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाता है। तो अगर ये सेंटर सीकिंग फोर्स नहीं लगेगा तो ये कोई भी प्लैनेट है या मून है वो एक स्ट्रेट लाइन में किसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, सीधा मूव कर जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा भैया ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिवर्स को इसने बांध के रखा हुआ है, सबको अपनी जगह पर रखा हुआ है इसी ग्रेविटेशनल फोर्स ने बच्चों। अब हमने एसआई यूनिट और ऑफ जी और उसकी वैल्यू के बारे में जान लिया, ठीक है, किस तरह से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं यहाँ फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ये भी देख लिया। अब चलते हैं केपलर के नियम के बारे में। केपलर ने क्या नियम बताए प्लैनेटरी मोशन के बारे में वो भी जान लेते हैं। केपलर ने बच्चों प्लैनेट के जो मोशन होता है सन के चारों, उसके बारे में 3 पॉइंट्स बताए हैं जिन्हें हमें यहाँ पे केपलर के लॉज के नियम से जानते हैं। केपलर के लॉज के
रूप में जानते हैं, समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। भाई केपलर ने कहा कि जो प्लैनेट होता है उसका ऑर्बिट एक एलिप्स होता है ना। जैसे मतलब आपको बताऊं मैं, इस तरह का एक फिगर, इस तरह का, ठीक है। और सन यहां मान लो ये प्लेनेट का ऑर्बिट है, प्लेनेट यहां है या कहीं भी है, तो सन किसी एक फोकस पर होगा। यानी आप इस तरह से स्टेट मानो, यहां या तो सन इधर है या इधर है, ठीक है ना, किसी एक फोकस पर होगा। यहां पे लिखा हुआ पहला पॉइंट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। किसी भी प्लेनेट का जो ऑर्बिट है वो एक एलिप्स की शेप में है और सन उसके किसी एक फोकस पे होता है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो प्लैनेट को सन से, ये प्लैनेट है, ये सन है, तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, ये जो लाइन है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। मतलब क्या, मान लो यहां से प्लैनेट को यहां तक आने में, ठीक है, यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगता है, और जब प्लैनेट यहां से यहां तक पहुंचता है तब भी उसे टी टाइम लगता है, ठीक है, इक्वल टाइम है। तो ये जो एरिया स्वीप हो रहा है, ये वाला एरिया जो टी टाइम में इधर स्वीप हो रहा है, और इधर जो एरिया ये टी टाइम में स्वीप हो रहा है, ये वाला, ये इक्वल होगा, ठीक है ना। आप दोबारा से इसकी स्टेटमेंट को रीड करो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से ध्यान से समझो, ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट को यहां से यहां तक जाने में इसे टी टाइम लग रहा है। मान लीजिए सन से इसका डिस्टेंस जो है इस लाइन से पता चल रहा है, और ये टी टाइम में इतना एरिया स्वीप कर रही है जो हमने अभी रेड कर दिया। अब ये प्लैनेट जब यहां पहुंचता है और यहां से उसे यहां तक जाने में मान लो कि यहां भी टी टाइम ही लग रहा है, और सन को जोड़ने वाली लाइन ये वाली है प्लैनेट से, तो इस अगर यहां भी टी टाइम लग रहा है और यहां भी टी टाइम लग रहा है, तो दोनों में इक्वल एरिया स्वीप होगा। यानी ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला, ये इसके बराबर होगा, दोनों एरिया बराबर होंगे। बट शर्त क्या है वो ध्यान सुन लो, ये टाइम पीरियड दोनों में सेम होगा तब, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड लॉ काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। वैसे शॉर्ट में अगर हम कहें तो इसे सिर्फ हम कह सकते हैं आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये थर्ड लॉ है, केपलर का थर्ड लॉ है। लेकिन इसे स्टेटमेंट वाइज अगर समझें तो इसे फिर से हमें एक यहां एलिप्स लेना चाहिए, ठीक है, और सन किसी एक फोकस पे हमने रख दिया, ये रहा प्लैनेट। तो सन से प्लैनेट का ये जो डिस्टेंस है, इसे मीन डिस्टेंस हम अगर आर मान लें, ठीक है, और इसके रेवोल्यूशन का जो ये टाइम है वो ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी मान लें, तो यही कह रहा है वो कि ये जो डिस्टेंस का क्यूब जो है वो प्रोपोर्शनल है ऑर्बिटल टाइम पीरियड के स्क्वायर के। ये है केपलर का थर्ड लॉ, ठीक है। मीन डिस्टेंस का क्यूब प्रोपोर्शनल है ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी के स्क्वायर के, दैट मीन्स आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह है बच्चों केपलर का थर्ड लॉ। अब हमने केपलर का लॉ जान लिए हैं, अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ लिया तो हम बहुत सारी चीजों को समझना हमारे लिए आसान हो गया बच्चों। जैसे हम समझ गए कि कौन सा फोर्स है जिससे हम अर्थ पे बने रहते हैं, है ना। पहला पॉइंट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये समझाता है हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नियम ही हमें ये समझाता है कि कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ पर टिके हुए हैं, ठीक है। यही नियम हमें ये बताता है कि मून अर्थ के चारों ओर कैसे चक्कर लगा रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया। यही वो नियम है, यही वो फोर्स है जो बताता है कि प्लैनेट सन के चारों ओर क्यों मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। और यही वो नियम है जो बताता है कि टाइड्स कब आते हैं, मून की वजह से या सन की वजह से। टाइड ज्वार, है ना, हाई राइज और लो राइज जो समुद्र के अंदर आते हैं टाइड्स, वो क्यों आते हैं, तो ये भी मून या सन का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आते हैं। अगर हमको ये सब नहीं पता होता ना तो हम लोग अभी भी 18वीं शताब्दी में जी रहे होते, पता नहीं होता मून किसका चक्कर लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, या प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। ये सब बातें हमें मालूम ही नहीं होती या समझ में नहीं आती। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस है जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चलिए
तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं फ्री फॉल क्या होता है। बच्चों फ्री फॉल का मतलब क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस पे केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, केवल अर्थ का उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, सिर्फ वही लग रहा है, उसकी वजह से गिर रहा है, तब कोई वस्तु फ्री फॉल में मानी जाएगी। यानी मान लो ये बॉल है, नीचे गिर रही है ना, ये अपने पोजीशन पे गिर रही है, तो ये अर्थ के फोर्स की वजह से गिर रही है नीचे, ठीक है ना, केवल अर्थ, यानी इसमें एयर का फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा, कहीं आपने फेंका भी नहीं है। मान लो अगर कोई पत्थर आप ऊपर फेंकते हैं तो कुछ समय बाद वो नीचे गिरने लगता है ना, जब वो नीचे गिर रहा है तो वो है फ्री फॉल, यानी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल अलोन। ठीक है, ध्यान रखना, किसे कहते हैं फ्री फॉल? जब कोई वस्तु अर्थ की तरफ, पृथ्वी की तरफ गिर रही है और उस वस्तु पे केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस स्टेट को कहते हैं हम फ्री फॉल। बच्चों अब हमारे पास में टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। अब बच्चे कहेंगे ये जी एंड जी क्या है भाई, ये आज हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं क्या? पहले बड़ा जी अब छोटा जी, अब पहले बड़े लेटर सिखाए अब छोटे लेटर सिखा रहे हैं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, बड़े लेटर को तो आप जान ही चुके हो, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका एसआई यूनिट, इसकी वैल्यू हम आपको बता चुके हैं और कहां आता है वो भी हम आपको बता। ये जो छोटा जी है ना बच्चों, ये अब आया क्योंकि हमने बात करी फ्री फॉल की। तो जब कोई वस्तु गिर रही है ना भाई, तो उसमें एक्सेलरेशन भी तो क्रिएट हो रहा होगा। आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था ना, F = ma, है ना। अब ये जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है ना, तो ये a जो है ना, ये g में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या है? g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको हम स्मॉल लेटर में g से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसी जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है उस पर जो फोर्स लग रहा है F = क्या लग रहा है? mg, ठीक है ना, a की जगह g कर दिया, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक हमने अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था F = होता है g बड़ा M छोटा m, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, और d का स्क्वायर, ठीक है ना, ये पढ़ा भाई। ये दोनों g तो ये दोनों फोर्स तो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं जो नीचे गिर रहा है फ्री फॉल में, उसको हम mg भी कह सकते हैं। और उसको अगर हम निकालना चाहें अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फोर्स सेम हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही टाइम पे लग रहे हैं, मतलब सेम फोर्स है। इसी से हमारे पास ये जो छोटा जी है और ये बड़ा जी का रिलेशन आ जाएगा। कैसे? जब ये फोर्स सेम है यानी इक्वल कर दो, यानी mg = कर दो बड़ा जी बड़ा m यानी अर्थ का मास, छोटा m ऑब्जेक्ट का मास, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इस छोटे m से ये छोटा m कट गया, तो g = क्या आ गया? बड़ा जी m मास ऑफ अर्थ अपॉन में d²। यह है बच्चों रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। छोटा g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और बड़ा g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो उनके बीच में रिलेशन कैसे आया? ये हमने एक जगह सेकेंड लॉ इस्तेमाल किया जो कि F = mg से आया, और एक जगह हमने यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने कैलकुलेट किया था मैथमेटिकली वो इस्तेमाल किया। अब देखो भाई, चाहे F = mg से करो या F = g m × m अपॉन d² करो, फोर्स तो एक ही है, एक ही ऑब्जेक्ट लग रहा है जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, तो इसलिए हमने दोनों को इक्वल रख दिया। यहां पर जब इक्वल रखा तो m से m कट गया, क्योंकि ये m किसका है? जो वस्तु नीचे की ओर गिर रही है अर्थ की तरफ, ये वाला भी वही है जो वस्तु नीचे और अर्थ की तरफ गिर रही है, इसलिए m से m कट गया। तो स्मॉल g = कैपिटल G × m अपॉन d², ठीक है ना। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है ना, तो उसका मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट हल्की हो या भारी हो, उसका मास ज्यादा हो या कम हो, उसका जो g होगा ना वो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो अर्थ की पुल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। इसलिए कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ गिरता है ना, तो मास कम हो या ज्यादा हो, एक ही एक्सेलरेशन उसका रहता है 9.8, ठीक है ना, 9.8 मीटर/सेकंड², ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यूनिट तो उसका वही रहेगा जो हमने एक्सेलरेशन का इस्तेमाल किया हुआ है, मीटर/सेकंड², ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम
स्मॉल जी और बड़े जी में रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो रिलेशन आपको जरूर याद रखना है, ये जो रिलेशन है ना इसे याद रखना है आपको, ठीक है। स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में डी स्क्वायर। बच्चों अब हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों, अर्थ के सरफेस पे क्या होगी। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमने पीछे से निकाल लिया, ये रिलेशन सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यानी ये जी की वैल्यू 6.7, वैसे तो 6.673 है, राउंड ऑफ करके यहां लिखा हुआ है, इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा, मतलब 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू यूनिट हम लास्ट में लिख देंगे बच्चों। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 केजी, और अर्थ का रेडियस जो है 6.4, दो बार लिख देते हैं, 6.4 इंटू 6.4 क्योंकि स्क्वायर है, 10⁻6 इंटू 10⁻6। और इसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, स्मॉल लेटर में जी की वैल्यू। तो ये मैंने आपके सामने वैल्यू लिख दी, आप कैलकुलेशन तो यार 9th क्लास में हो, कर लोगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी कैलकुलेशन में करना क्या है, आपको पहले ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का। यहां पावर का कैलकुलेशन कर लेना, तो ये 24 में से 11 जाएगा, पावर बचेगा 13, और 13 में ये दोनों पावर प्लस हो जाएंगी, है ना, 12 सॉरी माइनस हो जाएंगी, तो एक ही पावर बचेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो एक पावर बचेगा उसको भी उसमें मल्टीप्लाई कर देना, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई से उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो 9.8 आएगा, कैलकुलेट कर लेना, बड़े आराम से होगा। बच्चों हमने चैप्टर 8 में मोशन की 3 इक्वेशन पढ़ी थी, जो आपको याद होगा। एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक आपने पढ़ा था 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और एक हमने पढ़ा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 इक्वेशन थी मोशन की। अब ये तीनों इक्वेशन जब अर्थ की तरफ गिरती हैं यानी फ्री फॉल में होती हैं तो किस तरह से चेंज हो जाती है, बस हमें यही समझना है, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसे फ्री फॉल कहते हैं, और वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है वो ए की जगह जी लिख देते हैं, और उसकी जी की वैल्यू आपको पता ही है कि जी की वैल्यू अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो आप लेंगे उसको प्लस में 9.8, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है यानी आपने फेंका है तो उसमें जी माइनस में लेंगे 9.8, ठीक है। तो चलिए इसे डिस्कस लिख लेते हैं बच्चों ऐसे। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और 2gs इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ध्यान देना ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब अगर इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो जी को आपने लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना, है ना। नीचे की तरफ गिर रहा है ऑब्जेक्ट तो प्लस में लेना, ऊपर की तरफ फेंका है तो इन इक्वेशंस में जी की वैल्यू माइनस में लेना। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे बच्चों तब के लिए बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर मोशन में क्या चेंज आता है, जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है यानी फ्री फॉल में होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो फिक्स होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 रहता है। अर्थ की तरफ गिरते समय प्लस में लेंगे 9.8, अर्थ से अवे जाते समय माइनस में 9.8 लेंगे इन इक्वेशंस में, और हम कैलकुलेट कर लेंगे उसका वी यू जी टी जो भी फाइंड करना है। जी तो ऑलरेडी में पता ही है, एस वी यू टी ही फाइंड करना होता है, वो फाइंड हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। बच्चों अब हमारे पास है मास। मास क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसका मास, या मास को हम कह सकते हैं मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। आपने चैप्टर 9 में भी देखा है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, किसी का मास कम है तो इनर्शिया कम है। इनर्शिया क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहना चाहता है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में बना रहना चाहता है, इसी को इनर्शिया कहते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो इसका मतलब वो आसानी से हमसे रुकने वाला नहीं है, अगर वो चल रही है तो। अगर रुकी हुई है तो आसानी से हम उसे धक्का मार के आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यानी मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ऐसा यूनिट मास का केजी है, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्यों है, क्योंकि इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है।
और ये कहीं चेंज नहीं होता। अर्थ पर, मून पर, कहीं भी ब्रह्मांड में चले जाओगे मास नहीं बदलता और ये कभी जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, और इसको हम बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मास को हम बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। तो ये मास के बारे में कुछ पॉइंट्स थे बच्चों। अब आते हैं वेट को लेकर। वेट क्या है बच्चों? वेट एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी वेट क्या है? फोर्स है। इट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट। अर्थ ही नहीं, सभी जो बाकी बॉडीज हैं, मून है या जो भी है, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। हम बात अर्थ की कर रहे हैं, तो यहाँ अर्थ की बात कर लेते हैं कि वेट एक फोर्स है जिससे अर्थ अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है। अब अगर वेट फोर्स है तो नेचुरल सी बात है यूनिट भी इसका न्यूटन ही होना चाहिए, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ठीक है, तो वेट क्या है? एक फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे 60 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या होती है? अर्थ की तरफ, है ना, डायरेक्शन उसके अर्थ की तरफ। अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो हर वस्तु नीचे की ओर ही खींचती है, तो उसकी डायरेक्शन भी है हमारे पास और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। अर्थ से दूर जाओगे तो वेट कम हो जाएगा, अर्थ पर आओगे वेट ज्यादा हो जाएगा, सेंटर पे जाओगे वेट जीरो हो जाएगा, जहां पे ग्रेविटी ही नहीं होगी अर्थ की वहां वेट जीरो हो जाएगा। तो इसका जो है अलग अलग, मून पर वेट कम होगा, 1/6 हो जाता है, और वेट अर्थ के सेंटर पे जाने पे जीरो हो जाएगा। तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। ये जीरो भी हो सकता है, और वेट को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला W = mg। एक्चुअल में कोई नई बात नहीं है, एक्चुअली W फॉर वेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था F = ma, और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ये A बन जाता है G, तो F = mg, और यही F वेट बन जाता है, तो W = mg। तो ये वेट का फॉर्मूला हो गया जिससे हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मास पता होना चाहिए और G की वैल्यू 9.8 रखेंगे अर्थ के सरफेस पर, तो हमें उस अर्थ के सरफेस पे उसका वेट मालूम चल जाएगा जो कि न्यूटन में होगा। ठीक है, और इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं वेट को बच्चों। अगला टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अरे किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट क्या होगा ये बताना है। यार इसमें कुछ खास बात नहीं है, पता क्या है, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ से कम होता है, इसलिए मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट भी कम हो जाता है। कितना कम होता है? 1/6 कम होता है ना। जैसे अभी आपने देखा था अर्थ पर जो G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, यही चीज मून पर जाएगा तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए वेट ऑन मून जो होगा, है ना, वेट ऑन मून जो होगा 1/6 द वेट ऑन अर्थ। अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट है उसका 1/6 वेट होगा मून पर। बस यही रिलेशन है। और ये जो वेट में कमी आ रही है ना, वो उसकी ग्रेविटेशनल पुल में कमी के कारण आ रही है बच्चों। तो इतना इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसे रटना है, कुछ करना है। मतलब सीधी सी बात है, मून का साइज छोटा है अर्थ से, ठीक है, और उसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम है, इसीलिए वो वहां पर जब कोई जाएगा तो उसको हल्का महसूस होगा, वो वेट उसका वहां पे 1/6 कम हो जाएगा। यानी अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर 60 न्यूटन है तो मून पर जाते ही वो 10 न्यूटन का हो जाएगा, उसका वेट अपने आप कम हो जाएगा बच्चों। तो मास और वेट क्लियर हो गया, वेट ऑन द मून क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थ्रस्ट और प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास टॉपिक है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। किसी सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, यानी डायरेक्ट जो बल लगता है ना, उसे कहते हैं हम फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। यानी आप अगर थंब भी लगाते हैं ना बोर्ड पर, तो डायरेक्टली लग रहा है उस पर, तो परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। क्योंकि थ्रस्ट भी एक फोर्स है, तो यूनिट जो फोर्स की होती है न्यूटन, वही थ्रस्ट की यूनिट होगी न्यूटन। ठीक है, स्मॉल कैपिटल लेटर में एन से दिखाते हैं, न्यूटन इसका यूनिट है। और अब प्रेशर क्या होता है? देखो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, है ना, 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे हम प्रेशर कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट पास्कल है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत 2-3 एग्जांपल आपको याद होंगे। जैसे हमारे जो बैग के जो स्ट्रैप होता है, जिसमें हम अपने स्कूल में बैग में नोटबुक्स लेके जाते हैं, बुक्स लेके जाते हैं, उसके स्ट्रैप चौड़े होते हैं।
चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? जिससे एरिया बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर पड़ेगा कंधों पर वो कम हो जाएगा। या किसी जो पुल होता है, नदी के ऊपर जो पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, उसका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है। पिलर चाहे पतला ही हो लेकिन उसका बेस चौड़ा होता है ताकि वो ऊपर से लगने वाले प्रेशर का एरिया बढ़ जाने पे प्रेशर कम हो जाए। तो या फिर जैसे हम सब्जी काटने का चाकू इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो ब्लंट होगा, उसमें धार नहीं होगी तो काटना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो शार्प हो जाता है तो एरिया कम होते ही प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाता है तो आसानी से सब्जियां कट जाती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे हमें मालूम चलता है कि प्रेशर कब बढ़ जाता है और कब घट जाता है। एरिया बढ़ा दोगे प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर का SI यूनिट पास्कल है जिसे हम PA से दिखाते हैं। फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया का। तो ये थ्रस्ट और प्रेशर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स, यानी जो फ्लूइड क्या होता है बच्चों? सभी लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहते हैं, यानी जो फ्लो कर सकता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड यानी पानी वगैरह भी फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड है क्योंकि वो भी अपने आप बह जाती है, पानी भी अपने आप बह जाता है, फ्लो कर जाता है। तो बच्चों ये जो फ्लूइड होता है, यानी गैस भरा हो किसी बर्तन में या किसी बर्तन में लिक्विड भरा हो, वो भी उस बर्तन की दीवारों पर चारों तरफ समान रूप से बराबर फोर्स लगाता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, यानी बिना कम हुए, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। मान लो कि एक बॉटल है, ठीक है, और बॉटल में लिक्विड भरा हुआ है आपने, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये बॉटल इधर जो फोर्स लगाएगी, जो इधर फोर्स लगाएगी, जो इधर फोर्स लगाएगी, जो इधर फोर्स लगाएगी, है ना, ये उधर लगाएगी, सब डायरेक्शन में बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। यही यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड का बिना कम हुए, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में बिना कम हुए वो बराबर फोर्स लगाता है। तो ये है प्रेशर इन फ्लूइड का पॉइंट बच्चों। फिर से सुन लो, ये जो बर्तन है, ठीक है, मान लो ये बॉटल है और इस बॉटल में पानी भर दिया आपने, या गैस होगा तो फिर आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो और ज्यादा तेजी से फ्लो करता है। तो ये फ्लूइड इस बर्तन की दीवार पर नीचे की ओर, लेफ्ट में, राइट में और ऊपर सभी दिशाओं में फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है जो इक्वल होता है इन ऑल डायरेक्शंस। अब आप कहोगे ये ऊपर भी फोर्स लगाता है यार, दीवारों पे भी लगाता है, नीचे भी लगाता है, तो ये ऊपर जो लगाता है ये कैसे पता चलेगा? इसी के बारे में अगला टॉपिक आता है हमारे पास, बॉयंसी का बच्चों, ठीक है ना। बॉयंसी क्या होती है या बॉयंट फोर्स क्या है? अपथ्रस्ट बाय ए फ्लूइड ऑन ए पार्शियली और फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इज बॉयंसी और बॉयंट फोर्स। यानी जब आप पानी की बकेट में, ठीक है, कोई बॉटल है ना, कोई चीज आप इसमें डुबोते हैं, प्लास्टिक या कुछ भी, तो वो चीज पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है, ऊपर की ओर फोर्स लगता है, इसी ऊपर जो फोर्स लगता है उसी को आप थ्रस्ट कह रहे हैं, और बाय ए फ्लूइड। आप इसे पूरा डुबो दो, है ना, पूरा पानी से भरा हो, या आधा डुबो दो, तो ये जो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगता है इसी को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इस ऑब्जेक्ट को डालेंगे जब हम, और ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, उसी के वेट के बराबर इसके ऊपर फोर्स लगता है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आगे हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी पढ़ने वाले हैं जिसमें इस बात की चर्चा की गई है बच्चों। इसी कारण से बच्चों जब हम पानी में जाते हैं ना तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, कि बॉयंट फोर्स की वजह से हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। अगर हम किसी तालाब में कूद जाए, नदी में कूद जाए, है ना, तो पानी में हमें बहुत अच्छा भी लगता है, साथ में हमें हल्का महसूस होता है। हल्का महसूस ये होता है क्योंकि पानी हमें ऊपर की तरफ पुश करती है, वो एक अप थ्रस्ट लगाती है जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं या बॉयंसी कहते हैं बच्चों। इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने डुबोया उसके वॉल्यूम अगर पता है, उस डेंसिटी लिक्विड की पता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो हमें पता ही है, तो बॉयंट फोर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। बॉयंट फोर्स किससे निकल जाएगा? वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, डेंसिटी और इंटू जी। डेंसिटी किसकी? फ्लूइड की, जिसमें डुबोया आपने, वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का जिसको आपने उसमें डाला है, और जी अर्थ की ग्रेविटी है जो आपको 9.8 मालूम ही है, जिससे हम बॉयंट फोर्स भी निकाल सकते हैं बच्चों। अब हमारे पास एक वर्ड आ रहा है बच्चों, ये डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? देखो ये ग्रेविटी तो हमने समझ लिया, वॉल्यूम हमें पता है, कोई चीज कितना जगह घेरता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो अब डेंसिटी क्या होता है, चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी।
कोई ऑब्जेक्ट का अगर मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो उसकी डेंसिटी निकल के आ जाती है बच्चों। और डेंसिटी का ऐसा यूनिट वही होगा, मास का केजी होता है तो केजी आया, ये पर है तो ये पर लग गया, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है तो मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो हमें उसकी डेंसिटी मिल जाएगी, और डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है बच्चों। अब डेंसिटी से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आ गया, व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट जब पानी के सरफेस पे रखते हो तो डूब जाते हैं और कुछ उस पर तैरने लगते हैं। तो भाई ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे, इसलिए पहले आपको डेंसिटी बताया। अगर मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डेंसिटी अगर ग्रेटर देन वाटर डेंसिटी हुई, पानी की डेंसिटी से ज्यादा हुई, तो ऑब्वियसली वो डूब जाएगा, ठीक है। और अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हुई, ऑब्जेक्ट डेंसिटी लेस देन वाटर डेंसिटी, ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा हुई तो क्या कर जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, यानी डूब जाएगा। और अगर कम हुई तो क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी, अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हुई तो वो डूब जाएगा, पानी की डेंसिटी से ज्यादा हुई, ज्यादा हुई तो डूब जाएगा, कम हुई तो वो फ्लोट करेगा, तैरेगा पानी के ऊपर बच्चों। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरता है या कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब क्यों जाता है। आओ बच्चों बात कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की भी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड, किसी फ्लूइड में जब किसी बॉडी को इमर्स यानी डुबोया जाता है, पूरी तरह से या पार्शली नहीं, आंशिक रूप से, यानी पूरा डुबाया या पूरे से थोड़ा कम डुबोया, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा, जो हम आपको पहले बता चुके हैं बुओयंसी में। तो वो जो अपथ्रस्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी जितना फ्लूइड, यानी आपने पानी में डुबाया तो कितना पानी बाहर आ गया, जो पानी बाहर आया है डुबोने पर, उस वस्तु को डुबोने पर, वो पानी का जो वेट होगा उतना ही उसका अपथ्रस्ट होगा जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ऊपर की तरफ। यही बताया आर्किमिडीज ने। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आर्किमिडीज ने बताया कि किसी भी जब वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को जब पानी में पूरी तरह से या पार्शियली, फुली या पार्शियली यानी आंशिक रूप से, पूरा नहीं डुबोया, आधा डुबोया, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को अगर आपको पता करना है तो फोर्स इक्वल होता है उस फ्लूइड के वेट के बराबर जो डिस्प्लेस हुआ है। यानी जब पानी में कोई चीज डालोगे तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा। अगर मान लो कंटेनर पूरा ऊपर तक भरा है, ठीक है ना, कंटेनर पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, पानी से पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अब आपने इसमें कोई चीज डाली तो पानी जो बाहर गिरा उस पानी को कलेक्ट कर लो, तो उसका जो वेट होगा, उस वाटर का जो वेट होगा, वही अपथ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा ऊपर की तरफ। ये बताया किसने, आर्किमिडीज ने बच्चों। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्लियर है। चलिए इनके एप्लीकेशन को भी समझ लेते हैं बच्चों। एप्लीकेशन क्या है आर्किमिडीज की, डिजाइनिंग शिप्स, जहाजों को बनाने में आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो डूबे नहीं। सबमरीन, लैक्टोमीटर, दूध की प्योरिटी को चेक करने के लिए, हाइड्रोमीटर यानी किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को चेक करने के लिए, है ना, उसकी डेंसिटी से पता चल जाता है कि वो लिक्विड प्योर है या नहीं, क्योंकि हर डेंसिटी, हर ऑब्जेक्ट, हर लिक्विड का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, किसी की डेंसिटी एक जैसी नहीं हो सकती बच्चों। इसलिए अगर किसी प्योर चीज की हमें डेंसिटी पता है तो हम उसमें जब मिलावट होगा तो उसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि मिलावट होती है उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, सबमरीन या डिजाइनिंग शिप्स में ये डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ बच्चों। चलिए बच्चों अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी पर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है हम पीछे बता चुके हैं, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस व्हेन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जब किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, जो निकल के आता है वो होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो आपका जैसे गोल्ड है, गोल्ड की डेंसिटी है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पानी की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां पर एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो जो गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी आई 19.3 आई,
ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। तो आपको यार रिलेटिव डेंसिटी पता क्या चलेगा? रिलेटिव डेंसिटी से ये मालूम चल जाएगा कि वो चीज पानी में डूब जाएगी या फ्लोट करेगी, सिंक करेगी या फ्लोट। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आया है ना, तो वो चीज पानी में, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आया तो वो चीज पानी में तैरेगी, 1 से ज्यादा आया तो वो पानी में डूब जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस व्हेन डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। फिर से एक बार ध्यान से स्क्रीन पे देख लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी को निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को, किसी पदार्थ की डेंसिटी को डिवाइड करते हैं वाटर की डेंसिटी से, और वो जो मिलता है वो रिलेटिव डेंसिटी होता है बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट किया, ग्रेविटेशन का चैप्टर 10। अगली वीडियो में हम आपको इसकी एक्सरसाइज समझाएंगे। जय हिंद बच्चों।